तो अब हमारा क्लासिकल फाइटो हार्मोन में आज हम लोग एब्सिसिक एसिड, ठीक है, क्लासिकल हार्मोन का ये लास्ट हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डिस्कवरी, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्जुगेट्स और बायोसिंथेसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम लोग एब्सिसिक एसिड की, अगर ये तो 15 कार्बन एटम का मॉलिक्यूल होता है, और इसके बारे में जब बायोसिंथेसिस बताएंगे तो हम बताएंगे कि किस तरह से सिंथेसाइज होता है। अगर हम लोग इसकी डिस्कवरी की बात करें तो वर्ल्ड की 3 लैब्स में, ठीक है, 3 लैब्स में 3 साइंटिस्ट, मतलब ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट 3 जगह पे अलग अलग वर्क कर रहे थे। और वो 1960s की बात है। 1960s में वर्ल्ड की 3 लैब्स में काम हो रहा था। कहीं पे उसको एब्सिजन 2 के नाम से रिकॉग्नाइज किया गया, कहीं पे डॉर्मिन के नाम से रिकॉग्नाइज किया गया, और कहीं पे फिर बाद में उसको जाके यही माना गया कि ये सारा जो भी 3 अलग अलग जगह पे जो भी कंपोनेंट या इनहिबिटर के नाम से भी देखा गया, तो फिर बाद में जाके ये पता चला कि जो भी ये कंपोनेंट है वो सब सेम है और वो एब्सिसिक एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईगल एंड वेरिंग इन 1963 isolate substance from birch leaf which when applied to other birch seedling cause dormancy seed। मतलब कि एक बर्च लीफ से, एक पर्टिकुलर प्लांट के बर्च लीफ से क्या किया गया कि किसी एक सब्सटेंस को आइसोलेट किया गया और दूसरे बर्च प्लांट के सीडलिंग में डाला गया, तो क्या देखा गया कि उस प्लांट में डॉर्मेंसी क्रिएट हो रही थी। तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, डॉर्मिन। तो उस सब्सटेंस का नाम क्या रख दिया गया, डॉर्मिन। तो पहला ये इस तरह का, मतलब एक लैब में ये काम हुआ। द फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाई, वैसे अगर हम लोग बात करें मीन्स एब्सिसिक एसिड की, तो एब्सिसिक एसिड का जो क्रेडिट है वो किसको मिलता है, फ्रेडरिक एडिकॉट को, और ये सर फ्रेडरिक एडिकॉट हैं, इनको मिलता। वाइल स्टडिंग अबाउट अ कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्सिजन ऑफ कॉटन, मीन्स की जो कॉटन फ्रूट्स होता है उनका जो एब्सिजन है, सपोज अगर ये लीफ है तो लीफ का किसी पर्टिकुलर सीजन में, ऑटम सीजन में गिर जाना या किसी स्ट्रेस की वजह से भी एब्सिजन हो सकता है। तो क्या देखा गया कि कॉटन फ्रूट में जो एब्सिजन हो रहा है, तो उसके लिए भी जो रिस्पॉन्सिबल सब्सटेंस था उन्होंने उसका नाम रखा एब्सिजन 2। ठीक है, तो एक लैब में डॉर्मिन रखा गया, दूसरे लैब में एब्सिजन 2 रखा गया। फिर कॉर्न फोर्थ, ये बी नहीं है, ये कॉर्न फोर्थ है। कॉर्न फोर्थ 1965 आइसोलेट द सब्सटेंस फ्रॉम मैपल कॉल्ड इट ABA। उन्होंने ABA इसका नाम रखा। फिर बाद में जाके ये पता चला कि जो ABA है और एब्सिजन 2 है, डॉर्मिन है, ये तीनों चीज़ें ही क्या हैं, एक हैं, और कलेक्टिवली इनका नाम रखा गया एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसकी डिस्कवरी हुई। क्योंकि इसका क्रेडिट किसको मिलता है, फ्रेडरिक एडिकॉट सर को, तो इसलिए क्योंकि इन्होंने इसका नाम क्या रखा था, एब्सिजन 2, तो फिर इसीलिए इसका हम लोग क्योंकि वो एब्सिजन कर रहा था प्लांट में, कॉटन सीड में, तो इस वजह से इसका नाम कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसिक एसिड। अब अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये 15 कार्बन एटम का मॉलिक्यूल होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है। और इसमें आप देखेंगे तो क्या हो रहा है कि कंपोज्ड ऑफ 3 आइसोप्रीन रेजिड्यू। अब देखिए 3 आइसोप्रीन रेजिड्यू से ही आप समझ सकते हैं कि इसमें जरूर सेकेंडरी मेटाबोलाइट में जो हम लोग सिंथेसिस कर रहे थे मेवेलोनिक एसिड पाथवे, उसका इन्वॉल्वमेंट होगा। साइक्लोहेक्सेन रिंग देख रहे हैं, ये एक साइक्लोहेक्सेन रिंग आपको दिख रही है विद कीटो 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, एक कीटो ग्रुप है और एक यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अ साइड चेन ऑफ टर्मिनल कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस तरह से एक साइड चेन है जिसमें टर्मिनल कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, बट आपको स्ट्रक्चर में इतना डिटेल में इसको याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से समझने के लिए इतना हमने आपको बताया। अब इसकी अगर थोड़ी सी डिस्कवरी के बारे में बात करें तो क्या किया गया कि मान लीजिए कैसे इसकी डिस्कवरी की, एक प्लांट था कुछ इस तरह से, और उस प्लांट में क्या किया गया कि ये इस तरह से था, तो इस प्लांट को कट किया गया, इतना 10 मिलीमीटर का, 10 मिलीमीटर लॉन्ग प्लांट को बीच से यहाँ पे कट कर दिया गया। इस तरह से कट करने के बाद इस प्लांट को क्या किया गया, इस प्लांट को एक स्टम्प बनाया गया। स्टम्प मतलब कि कोई भी होल्डर जैसा, ठीक है, ये होल्डर आप मान लीजिए, किसी स्टम्प को होल्डर में रखा गया। होल्डर में मतलब ये रूट से कट कर दिया गया है, ठीक है, और ऊपर से शूट से भी कट किया गया है।
इसमें लीफ तो लगी हुई है बीच के पोर्शन में, तो क्या देखा गया, कट कर दिया गया और इसके बाद इसको कवर कर दिया गया ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए, कि ह्यूमिडिटी इसकी लॉस ना हो। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या किया गया कि इस लीफ को कट किया गया, इस लीफ को कट किया गया और यहाँ पे रखा गया एक वेट, ठीक है, एक वेट यहाँ पे ऐसे लगा दिया गया, इस जहाँ पे लीफ का पेट्यूल है उस जगह पे जहाँ पे लीफ कट हुई वहां पे एक वेट लगा दिया गया। अब उस वेट को लगाने से क्या हुआ, ये वेट लगा हुआ है, वेट को लगाने से क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन था वो एक्सेलरेट हो रहा था। ये लीफ है और ये इस तरह से है, तो ये पेट्यूल, लीफ तो हमने हटा दी और ये कट एरिया था, यहाँ पे हमने एक वेट लगा दिया। जब वेट लगाया तो क्या देखा कि प्लांट में जो यहाँ से ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन रेट एक्सेलरेट कर रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई स्ट्रेस प्लांट को दिया गया तो उस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन क्रिएट हो रहा है। ऑक्सीजन मतलब किसी भी पर्टिकुलर पेट्यूल का यहाँ पे एक सेपरेशन लेयर बनती है और पेट्यूल यहाँ से अलग हो जाता है, और इसी तरीके से क्योंकि पेट्यूल से ही लीफ लगी होती है तो लीफ भी रिमूव हो जाती है प्लांट से। फिर क्या किया गया कि इसी प्लांट में, मान लीजिए सपोज यही प्लांट है और इसमें ऐसे ही सेम जैसा ये था सेम वही चीज है, और अब इस एरिया में क्या किया गया कि वेट ना रख के यहाँ पे एप्सिजन 2 डाला गया, ठीक है, एप्सिजन 2 मतलब एब्सिसिक एसिड डाल दिया गया। अब जब वो डाला गया तो क्या देखा गया कि तो भी एक्सेलरेट हो रहा था ऑक्सीजन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने वेट डाला तो भी वेट की वजह से क्या हो रहा था कि ऑक्सीजन हो रहा था, और जब हमने एब्सिसिक एसिड डाला तो भी क्या हो रहा था कि एब्सिसिक एसिड, इसका मतलब क्या करता है ऑक्सीजन को, ये तो यहाँ तो स्ट्रेस की वजह से ऑक्सीजन हुआ था, स्ट्रेस की वजह से लीफ प्लांट से या पेट्यूल प्लांट से हटा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एब्सिसिक एसिड जब बाहर से अप्लाई किया गया तो सेम चीज हो रही थी जो वेट के साथ हो रही थी। तो इस तरीके से ये कुछ इनिशियल डिस्कवरी हैं। फिर ये जो फेडरिकॉट सर हैं या एडिकॉट सर हैं सॉरी, इन्होंने क्या किया कि फ्रूट कॉटन, क्योंकि इन्होंने फ्रूट कॉटन में ही ऑक्सीजन देखा था, तो इन्होंने फ्रूट्स मतलब कॉटन फ्रूट्स लिए, कितने 225 kg के कॉटन फ्रूट्स लिए। फिर लायोफिलाइज्ड पाउडर बनाया। लायोफिलाइज्ड मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का पाउडर बना रहे हैं कूल कंडीशन में, उस प्रोसेस को लायोफिलाइज्ड कहते हैं। इसका एक प्रोसीजर होता है जिससे सपोज एंजाइम है, तो एंजाइम को अगर आप उसको ऐसे ही ड्राई कर रहे हैं किसी रूम टेम्परेचर पे, तो एंजाइम अपना प्रॉपर्टी लॉस कर देगा, फिर वो एंजाइम एक्टिविटी शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये भी एक ऑक्सीजन एक हार्मोन है, तो इसकी भी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, इसका जो नेचर है वो मेंटेन रहे, तो इसका लायोफिलाइज्ड पाउडर बनाया गया। क्योंकि बायोएक्टिव कंपाउंड की तरह सोचा गया, मतलब ये तो इनिशियल डिस्कवरी है, तो डिस्कवरी के टाइम में उन्होंने सोचा होगा कि कुछ ऐसा कंपाउंड हो, तो उन्होंने लायोफिलाइज्ड पाउडर बनाया। तो लायोफिलाइज्ड पाउडर बनाने से जो भी कंपोनेंट है उसकी अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है। फिर उसको क्या किया गया, एक्सट्रैक्ट किया गया 80% एसीटोन में। एसीटोन क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, और क्योंकि ऑक्सीजन भी कुछ ऑर्गेनिक टाइप का मॉलिक्यूल होता है, तो उन्होंने क्या किया कि उसको 80% एसीटोन में एक्सट्रैक्ट किया। 225 kg कॉटन फ्रूट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए 520 लीटर, मतलब उन्होंने कितना लैब में काम किया, इतना केजी आप समझ सकते हैं कि कितना कॉटन फ्रूट्स है। फिर इतने लीटर इन्होंने एसीटोन यूज़ किया, फिर मल्टीपल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन किए, फिर इसके बाद कॉलम क्रोमेटोग्राफी चलाया, पेपर क्रोमेटोग्राफी चलाया, और इस सबको लास्ट में करते करते उन्हें 225 kg कॉटन फ्रूट से कितना, सिर्फ और सिर्फ 9 मिलीग्राम, बहुत कम अमाउंट होता है, 9 मिलीग्राम हाईली एक्टिव एक कंपोनेंट मिला जिसका नाम उन्होंने ऑक्सीजन 2 रखा। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि जो एड्रिकॉट सर थे उन्होंने कॉटन फ्रूट में इसको देखा और देखने के बाद उसका नाम क्या रखा, ऑक्सीजन 2। तो यही चीज, तो ये इन्होंने कैसे इसको आइसोलेट किया था, इन्होंने पूरे इतने बड़े प्रोसीजर से गुजरे और इसके बाद उन्हें सिर्फ इतना अमाउंट 9 मिलीग्राम, बहुत कम अमाउंट होता है, ये 220 kg है, ठीक है, ये हाईली एक्टिव और लिखा है हाईली एक्टिव कंपाउंड मिला जो कि ऑक्सीजन 2 इन्होंने नाम रखा। अब देखिए फिर ये एक रिसर्च पेपर का ही ग्राफ है। तो जब इनिशियली जब इस रिसर्च हुए थे तो उसमें क्या देखा गया कि ये कंट्रोल प्लांट है, ठीक है, ये क्या है, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि प्लांट से लीफ का गिरना ऑक्सीजन का परसेंटेज है, 0% है, 20, 40, 60, 80, 100%। अब आप क्या देख रहे हैं, ये कंट्रोल प्लांट है। अब कंट्रोल प्लांट में सपोज कि ऑक्सीजन और ये डे लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो
एक जब कंट्रोल प्लांट है जहां पे हमने बाहर से कोई ऑक्सीजन नहीं दिया, वो अपना नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, तो उसमें जो नॉर्मल ऑक्सीजन बन रहा होगा उसी अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है। तो पहले तो वो तुरंत, कोई भी प्लांट में लीफ तुरंत बनते ही झड़ने नहीं लगती, उसका एक टाइम पीरियड होता है, या कोई स्ट्रेस आया तब गिरेगी, इस तरह की कंडीशन होती है, किसी कंडीशन में गिरेगी, या कोई ऑटम सीजन आया उस तरह के कंडीशन में। तो यहाँ पे क्या देखा कि सपोज कि एक उसका टाइम पीरियड गुजरा, दो दिन बाद, फिर वो अपना इस तरह से इतना ऑक्सीजन का प्रोसेस, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑक्सीजन शो कर रहा था। इसके बाद जो इन्होंने ये कंपोनेंट आइसोलेट किया था उसका डाला 0.01 माइक्रोग्राम। अब सोचिए 9 मिलीग्राम में से कितना डाला, 0.01 माइक्रोग्राम, बहुत कम अमाउंट होता है। 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू, आप लोगों को पता है 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू 1000 माइक्रोग्राम, ठीक है। तो इनके पास कितना था, 9000 माइक्रोग्राम इनके पास कंपोनेंट था, उसमें से इन्होंने इतने माइक्रोग्राम में से इन्होंने कितना डाला, 0.01, ठीक है, 0.01 माइक्रोग्राम कॉन्सेंट्रेशन लिया, ठीक है, और डाला। तो क्या देखा कि अप्रॉक्सीमेटली 45% ऑक्सीजन हो रहा था। इसके बाद फिर उन्होंने और कॉन्सेंट्रेशन लिया। कॉन्सेंट्रेशन क्या क्या लिया कि 0.1 माइक्रोग्राम लिया और 1 माइक्रोग्राम लिया, तो अप्रॉक्सीमेटली ऑक्सीजन 100% हो रहा था। इसका मतलब 0.1 माइक्रोग्राम एक ऑप्टिमम मीन्स ऑक्सीजन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है, एब्सिसिक एसिड का, क्योंकि 0.1 और 1 माइक्रोग्राम में लगभग सिमिलर 100% ऑक्सीजन मिल रहा है। तो भाई कोई भी, जैसे आपको पता है कि फाइटो हार्मोन है, एज ए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल काम करते हैं, तो कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ऐसा थोड़ा नहीं कि हम ज़्यादा सिग्नल दे देंगे, ज़्यादा लाइगेंड है तो रिसेप्टर एक्स्ट्रा काम करने लगेगा, ऐसा तो नहीं होता है। वो तो अपने ही उस पर काम करेगा जितना उसको करना होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डालने पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा काम। जैसे सपोज आप सबस्ट्रेट एंजाइम पढ़ते हैं, तो अगर सबस्ट्रेट नहीं है और एंजाइम आप बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो क्या रिएक्शन ज़्यादा होने लगेगी? ऐसा तो नहीं होगा कि एंजाइम ज़्यादा डाल दिया और सबस्ट्रेट एकदम लिमिटेड अमाउंट में है, तो उसका सबस्ट्रेट भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट पे देखा गया कि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन 2 जब 0.1 माइक्रोग्राम डाला गया तो लगभग इतना 100% ऑक्सीजन शो कर रहा था। तो इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि जो इन्होंने ये कंपोनेंट आइसोलेट किया है ये ऑक्सीजन करता है। और फिर इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट हुआ, तो उन एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये पता किया गया कि जो लीव्स, जो ये सब्सटेंस होता है ऑक्सीजन 2, वो सिंथेसाइज होता है कहाँ पे, लीफ में, और लीफ में सिंथेसाइज होने के बाद फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है बड में। तो उन्होंने बड की डोरमेंसी को देखा गया, प्लांट की बड की डोरमेंसी को देखने के लिए कुछ और एक्सपेरिमेंट किए गए थे, जिससे कि ये पता चला कि वो बड में सिंथेसाइज होता है। फिर यहाँ पे इसका देखा गया कि कंट्रोल प्लांट है, तो कंट्रोल प्लांट में इतना मतलब इस तरह की ग्रोथ थी। फिर इसके बाद जिसमें जो डॉर्मिन के नाम से आइसोलेट किया गया था उसको अप्लाई किया गया, तो प्लांट की ग्रोथ ऐसी हो रही थी। फिर जब जिब्रेलिक एसिड और डॉर्मिन दोनों का, क्योंकि दोनों एंटागोनिस्ट होते हैं, उसको डाला गया तो ये वाली इंटरमीडिएट ग्रोथ मिल रही, और जब जिब्रेलिक एसिड डाला गया तो ये ग्रोथ, क्योंकि जिब्रेलिक एसिड प्रमोटर की तरह काम करता है और एब्सिसिक एसिड इनहिबिटर की तरह काम करता है, और दोनों ही एक दूसरे के एक तरीके से एंटागोनिस्ट होते हैं कि वो एक ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है जिब्रेलिक एसिड, और एब्सिसिक एसिड एक ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है। तो उसका इफेक्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब इसके बाद तो यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स लिखे हुए हम लोग देख लेते हैं। द एबीए आइडेंटिफाइड एज इनहिबिटर, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है इनहिबिटर की कैटेगरी में, तो इसको इसलिए कहा गया एबीए आइडेंटिफाइड एज इनहिबिटर ऑफ प्लांट ग्रोथ। इट इज एज बड डोरमेंसी इंड्यूसिंग लीफ एब्सिजन फैक्टर। मेनली क्या कर रहा था, डोरमेंसी क्रिएट कर रहा था, लीफ एब्सिजन फैक्टर था। एबीए बायोसिंथेसिस इंड्यूस्ड अपॉन स्ट्रेस, जब प्लांट में कोई स्ट्रेस होता है तो एबीए की बायोसिंथेसिस इंड्यूस हो जाती है। एब्सिसिक एसिड इज अ 15 कार्बन एटम सेस्क्विटरपीन। अब आपको पता 15 कार्बन एटम को हम लोग क्या बोलते हैं, सेस्क्विटरपीन, दैट इज synthesized by cleavage of 40 कार्बन कैरोटीन वाइलोजेंथिन। इसकी कैरोटिनॉइड टाइप के मॉलिक्यूल होती है, इसकी वाइलोजेंथिन। इसके बाद इट इज सिंथेसाइज इन ग्रीन लीव्स एंड कैन बी स्टोर इन क्लोरोप्लास्ट। सिंथेसाइज तो ग्रीन लीफ में होता है, लेकिन कहाँ पे स्टोर होता है, क्लोरोप्लास्ट में। इन सम स्टडी इट इज फाउंड एबीए में ऑल्सो बी आइदर सिंथेसाइज और स्टोर इन रूट एंड एक्सपोर्टेड टू लीफ इन टाइम ऑफ वाटर स्ट्रेस। जब वाटर स्ट्रेस होता है तो उस कंडीशन में देखा गया कि जो एब्सिसिक एसिड है वो रूट या मतलब रूट से जो मतलब सिंथेसाइज हो सकता है रूट में, और इसके बाद एक्सपोर्ट हो सकता है लीव्स में। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एबीए की अगर मेन 2 फंक्शन होते हैं, प्रोहिबिटिंग
प्रिकॉशियस जर्मिनेशन एंड प्रमोटिंग डोरमेंसी इन सीड। प्रिकॉशियस जर्मिनेशन क्या होता है? प्रिकॉशियस जर्मिनेशन होता है विविपैरी जर्मिनेशन, आपने सुना होगा विविपैरी जर्मिनेशन। अगर देखिए डोरमेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है, अगर डोरमेंसी ना होती तो क्या हमें सीड खाने को मिलते? हम लोग जो ये सब व्हीट फ्लोर और राइस ये सब खाते, कैसे खाते? क्योंकि सीड डोरमेंट कंडीशन में, अगर सीड सपोज प्लांट पे ही वीट लगा, ठीक है, ये वीट के सीड लगे और इसके बाद फिर इसी वीट सीड में अगर डोरमेंसी नहीं होती तो वापस इसी सीड में फिर से दूसरा प्लांट लग जाता फिर से, तो इसको बोला जाता है विविपैरस जर्मिनेशन। मतलब कि जब प्लांट जब सीड अपने मदर प्लांट से अटैच है उसी समय वो जर्मिनेशन शो कर दे तो उसको कहते हैं विविपैरस जर्मिनेशन या प्रिकॉशियस जर्मिनेशन। तो अब ये तो इसका मतलब क्या है कि एबीए क्या करता है? एबीए इनहिबिट करता है कि प्रिकॉशियस जर्मिनेशन ना हो, तभी तो सीड मिलेंगे, तभी तो इतना इकोनॉमिक वैल्यू मिल रही है, ये सारी चीजें हमें मिल रही हैं, फूड मिल रहा है। तो क्यों मिल रहा है? क्योंकि डोरमेंसी पीरियड में है सीड। अगर ना डोरमेंसी शो करता तो फिर उसको तो हम नहीं रोक पाते। और दूसरा डोरमेंसी का ये भी फायदा होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन है, सीजनल ग्रोथ, मतलब जैसे कोई पर्टिकुलर क्रॉप किसी सीजन में ग्रो कर रही है तो हम उसको उस समय के लिए रोक सकते हैं, डोरमेंसी की वजह से ही रोक सकते हैं, नहीं तो हम क्या कंट्रोल कर पाते अगर डोरमेंसी नहीं होती सीड के जर्मिनेशन को? अगर उसमें सपोज ये चीज नहीं होती सुविधा डोरमेंसी वाली तो फिर क्या होता कि सीड तो तुरंत जर्मिनेट हो जाता। इंड्यूसिंग स्टोमेटल क्लोजर, स्टोमेटा के क्लोजर को इंड्यूस करता है, स्टोमेटा क्लोजर को इंड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेस में, जब स्ट्रेस हो गया, सपोज प्लांट में कोई वाटर स्ट्रेस हो गया तो उस कंडीशन में स्टोमेटा क्लोज हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, तो उस समय ये स्टोमेटा को क्लोज कराने में हेल्प करता है। एंड प्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट प्रोटेक्ट सेल अगेंस्ट डेसिकेशन इन द टाइम ऑफ वाटर स्ट्रेस। और ये एबीए कुछ ऐसे मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस कराता है जो कि अगर बाहर इन्वायरमेंट में वाटर बहुत कम है तो उस कंडीशन में कम से कम प्लांट में इतना पानी तो रहना चाहिए कि वो सर्वाइव कर पाए। तो अब इन्वायरमेंट में वाटर है नहीं, बाहर अगर ट्रांसपिरेशन रेट ज़्यादा हो जाए तो जो प्लांट में पानी है वो सारा इवोपरेट हो जाएगा, तो उसको रोकना, तो इसीलिए स्टोमेटा को क्लोज करा देता है। दूसरी कंडीशन की इसके अलावा वो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाता है जो कि वाटर को रिटेन करके रख पाते हैं, जैसे कि कुछ शुगर्स मॉलिक्यूल होते हैं, ग्लाइसिन बिटेन होता है, ये प्रोलीन वगैरह या फिर मैनोज वगैरह, इस तरह के मॉलिक्यूल्स बनने लगते हैं जिससे कि क्या होता है कि वाटर को रिटेन किया जाता है वाटर में, कि अगर पानी की कमी भी है तो भी प्लांट में वाटर एक डेफिनेट अमाउंट में रहे। तो ये इसके मेन फंक्शन है। अभी हम लोग इसके और भी डिटेल फंक्शन देखेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात देखें तो क्योंकि एब्सिसिक एसिड आपको पता है हर प्लांट में एक सीड बनेगा, उसका सीड डेवलपमेंट होगा, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइटो हार्मोन, इसीलिए इसको क्लासिकल फाइटो हार्मोन में रखा गया है। तो एब्सिसिक एसिड इज अ यूबिक्विटस इन प्लांट हार्मोन, मतलब कैसा यूबिक्विटस प्लांट हार्मोन है, वेस्कुलर प्लांट में पाया जाता है, बट लिवर वर्ट एंड थैलोफाइट्स डू नॉट हैव एबीए। अगर आपने लिवर वर्ट का और थैलोफाइट का स्ट्रक्चर देखा हो, उसका कभी देखा हो, तो आप देखेंगे कि वो हमेशा ग्रीन दिखता है, ग्रीन दिखता है और बहुत ही फ्लैशी टाइप का दिखता है। तो वो क्यों दिखता है? क्योंकि उसके पास एब्सिसिक एसिड है ही नहीं, और एब्सिसिक एसिड ही तो डोरमेंसी क्रिएट करता है। तो अब क्या होता है कि जब उसके पास एब्सिसिक एसिड है ही नहीं तो हर समय वो ग्रीन दिखता है। द फंजाई सिंथेसाइज एबीए सेकेंडरी मेटाबोलाइट, कुछ फंजाई भी एबीए को सिंथेसाइज करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट की तरह। अ 15 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड ल्यूनेरिक एसिड हैज बीन फाउंड इन एल्गी एंड लिवर बर्ड। तो ऐसा माना गया है कि जैसे कि एल्गी हैं या लिवर बर्ड हैं तो उनमें अगर एब्सिसिक एसिड नहीं पाया जाता तो फिर क्या कुछ तो पाया जाता होगा। तो ऐसा देखा गया कि वो भी एब्सिसिक एसिड की तरह 15 कार्बन एटम का एक कंपाउंड होता है लिनुलेरिक एसिड, वो पाया जाता है। एबीए इज सिंथेसाइज इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स दैट कंटेन क्लोरोप्लास्ट और अदर प्लास्टिड। तो जिनमें भी क्लोरोप्लास्ट होगा, प्लास्टिड होगा, इस तरह का ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे, इस तरह का ऑर्गेनल सिस्टम होगा, उनमें ये सिंथेसाइज हो सकता है। क्योंकि अभी हम आपको बताएंगे कि इसकी सिंथेसिस में प्लास्टिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इट अकर्स प्रीडोमिनेंटली इन मैच्योर ग्रीन लीव्स, मैच्योर ग्रीन लीव्स में पाया जाता है। एबीए हैज बीन डिटेक्टेड इन ऑल मेजर ऑर्गन्स एंड लिविंग टिश्यू फ्रॉम रूट कैप टू एपिकल बड, फ्लोएम सैप, जाइलम सैप एंड इन नेक्टर, ये सब जगह पे ये पाया जाता है। कॉन्जुगेट्स के फॉर्म में किस फॉर्म में रहता है? एबीए बीटा डी ग्लूकोसिल एस्टर के फॉर्म में कॉन्जुगेट्स बनाता है। ठीक है, अब अगर हम लोग एबीए के ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे कोई पोलर ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, ट्रांसपोर्ट वैसे ही होता है नॉन पोलर, मतलब कि
फ्लोएम के साथ, लेकिन ABA भी ऑक्सिन की तरह ही उसका भी कुछ स्ट्रक्चर होता है, दो फॉर्म में रह सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ABA इस फॉर्म में रहता है, ठीक है, ABAH के फॉर्म में, और एक ABA माइनस के फॉर्म में रहता है। तो जब अगर हम साइटोसॉल की बात करें तो साइटोसॉल के अंदर pH क्या होता है, pH 7 होता है। तो उस pH पर ये किस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में ABA माइनस के फॉर्म में रहेगा। और अगर सपोज कि यहाँ पे बाहर आते हैं, मतलब कि एपोप्लास्ट में जाते हैं, तो वहाँ पे pH क्या होता है, लो होता है, हाइड्रोजन आयन की वजह से, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये इस फॉर्म में हो जाता है, ठीक है, ABAH के फॉर्म में। अब इसके बाद एक्सटर्नली अप्लाइड ABA डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑल डायरेक्शन, सेल टू सेल, क्योंकि इसलिए ऑल डायरेक्शन है क्योंकि भाई जहाँ भी फ्लोएम का फ्लो होगा वहाँ पे ये जा सकता है ABA। सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट इज स्लो, क्योंकि सेल टू सेल क्यों स्लो है, क्योंकि भाई ये इस फॉर्म में है, और इस फॉर्म में होने की वजह से ये इस फॉर्म में डायरेक्टली जा नहीं पा रहा है, तो इस फॉर्म में जाएगा, ABAH के फॉर्म में एक सेल से जाके फिर यहाँ पे चेंज होगा, तो इसलिए इसका ट्रांसपोर्ट स्लो होता है। इसीलिए ऑक्सिन में वो ट्रांसपोर्ट, ऑक्सिन के केस में पोलर ट्रांसपोर्ट होता है, तो वहाँ पे बहुत फास्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, पिन प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं है, इसीलिए ये प्रोसेस क्या होता है, स्लो होता है। ट्रांसपोर्ट मोस्टली इन इट्स फ्री फॉर्म, ठीक है, फ्री फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट इन अ कॉन्जुगेटेड फॉर्म एज ABA, ठीक है, ABA मतलब कि इस फॉर्म में भी ये ट्रांसपोर्ट हो सकता है, जो ये कॉन्जुगेट्स के फॉर्म बनाते हैं। आपको हमने कॉन्जुगेट का ऑलरेडी मतलब बता दिया कि जब वर्क ना हो तो उस समय जो भी हॉर्मोन्स हैं वो अपना एक कॉन्जुगेट बना के इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ABA pH ग्रेडियंट, तो pH ग्रेडियंट आप देख ही रहे हैं, pH ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग इसका फॉर्म है कि ABAH के फॉर्म में रहेगा कि ABA माइनस के फॉर्म में रहेगा। एट लो pH प्रोटोनेटेड रहेगा, अगर लो pH है मीन्स कि pH 5.5 पे क्या हो रहा है, प्रोटोनेटेड फॉर्म है। और अगर हाई pH है मीन्स कि फिजियोलॉजिकल pH है, तो अनडिसोसिएटेड फॉर्म इस फॉर्म में रहेगा। एट हाई pH डिसोसिएटेड फॉर्म हाई pH में इस फॉर्म में रहता है, ठीक। तो अब इसके बाद हम लोग इसकी बायोसिंथेसिस देखते हैं। तो अगर हम लोग बायोसिंथेसिस की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि पूरा प्लास्टिड का, हमने जैसे बताया कि प्लास्टिड का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि हम आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट बता चुके हैं, और हमने क्या बताया कि ये कहीं ना कहीं इसका जो प्रिकर्सर होता है कैरेटनॉइड्स होते हैं, वाइलोजेंथिन, जैसा हमने बताया वाइलोजेंथिन है, तो सिंथेसिस उसी से मीन्स रिलेटेड होगी। तो यहाँ पे जैसे लिखा है द बीटा कैरोटीन C40 ऑक्सीडेटिव क्लीवेज प्रोड्यूसेस ABA इन प्लास्टिड, द कन्वर्जन ऑफ जियाजेंथिन टू ऑल ट्रांस वाइलोजेंथिन बाई, अब यहाँ पे डिफरेंट एंजाइम के बारे में लिखा गया है। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सेल है, सेल में ये पार्ट जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड है, और ये साइटोसॉल है, ठीक है। अब प्रिकर्सर क्या है, जेंथोफिल वाइलोजेंथिन, जो कि कैरेटनॉइड मॉलिक्यूल होते हैं 40 कार्बन एटम के, ये इसके प्रिकर्सर हैं। अब इसके बाद देखिए बीटा कैरोटीन 40 कार्बन का आया, बीटा कैरोटीन से क्या बना, जियाजेंथिन बना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बीटा कैरोटीन ऑक्सीडेटिव क्लीवेज प्रोड्यूस ABA, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होता है, ठीक है। क्लीवेज होते होते 40 कार्बन से कितने कार्बन पे पहुंच गया, 15 कार्बन एटम का मॉलिक्यूल बनता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होते हैं। कन्वर्जन ऑफ जियाजेंथिन टू ऑल ट्रांस वाइलोजेंथिन बाय जियाजेंथिन इपॉक्सीडेज, तो यहाँ पे देख रहे हैं जियाजेंथिन, फिर जियाजेंथिन के बाद एंथ्राजेंथिन इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, फिर ट्रांस वाइलोजेंथिन बनता है। और इसको चेंज करने में ये जो इतना कन्वर्जन हो रहा है, इसके लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व है ZEP, जिसको बोलते हैं जियाजेंथिन इपॉक्सीडेज। अब इसके बाद फिर क्या हुआ कि जियाजेंथिन, ये जो ट्रांस वाइलोजेंथिन बना है, ट्रांस वाइलोजेंथिन 9-cis नियोजेंथिन बनाएगा या 9-cis वाइलोजेंथिन बनाएगा, ये दो मॉलिक्यूल बन गए। ये दो मॉलिक्यूल जब बन जाते हैं तो फिर कलेक्टिवली एक एंजाइम आता है जिसका नाम होता है 9,6 इपॉक्सी कैरेटिनॉइड डाईऑक्सीजनेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 9,6 इपॉक्सी कैरेटिनॉइड डाईऑक्सीजनेज, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं कि 15 कार्बन एटम का एक जेंथॉक्सिन बनाते हैं, ठीक है, जेंथॉक्सिन। हाँ, और ये जेंथॉक्सिन को भी अगर हम प्लांट पे ट्रीटमेंट दें तो ये भी कुछ ग्रोथ इनहिबिटर की तरह काम करता है, क्योंकि देखिए यहीं से ये जो जेंथॉक्सिन है ये यहाँ पे कहाँ पे, ये प्लास्टिड के अंदर बन के यहाँ बाहर
ट्रांसपोर्ट होता है साइटोसोल में, ठीक है, साइटोसोल में ट्रांसपोर्ट होता है। और यही इसका अगर हम ऑब्जर्वेशन करें तो ये ग्रोथ इनिबिटर की तरह काम करता है ये कंपाउंड, क्योंकि इसी कंपाउंड से क्या बनने वाला है, इसी कंपाउंड से बनने वाला है एब्सिसिक एसिड। फिर इसके बाद ये साइटोसोल में ट्रांसपोर्ट हो गया, साइटोसोल में ट्रांसपोर्ट होने के बाद फिर ये एब्सिसिक एसिड एल्डिहाइड बनाता है, और जिसके लिए यहाँ पे एसडीआर एंजाइम इन्वॉल्व है, जिसका नाम है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज रिडक्टेज भी कह सकते हैं, ठीक है, डिहाइड्रोजनेज रिडक्टेज। तो यहाँ पे आप देखिए द एब्सिसिक एसिड एल्डिहाइड बन गया। एब्सिसिक एसिड एल्डिहाइड बनने के बाद ये बनता है एब्सिसिक एसिड, और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है एब्सिसिक एल्डिहाइड ऑक्सीजनेज, AAO, एब्सिसिक एल्डिहाइड ऑक्सीजनेज। तो इस तरह से फिर क्या होता है कि एब्सिसिक एसिड बन जाता है। तो ये तो बन गया एब्सिसिक एसिड। बनना कहाँ से शुरू हुआ, प्लास्टिड से। प्रिकर्सर मॉलिक्यूल कौन थे, जेंथोफिल, वाइलोजेंथिन या कैरेटिनोइड 40 कार्बन एटम के मॉलिक्यूल। बनते बनते इन्होंने 15 कार्बन एटम का एक जेंथॉक्सिन प्लास्टिड में बनाया। वो जेंथॉक्सिन ट्रांसपोर्ट हुआ कहाँ पे, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गया साइटोसोल में, और साइटोसोल में ट्रांसपोर्ट होने के बाद फिर इसने एब्सिसिक एसिड बना लिया। अब बन गया तो भाई ये तो या तो ये कॉन्जुगेशन के फॉर्म में इनएक्टिव कर दिया जाए, अगर सपोज इसकी रिक्वायरमेंट अभी नहीं है तो क्या किया जाएगा, इसका कॉन्जुगेशन कर दिया जाएगा, और किसके साथ, ABA बीटा डी ग्लूकोज एस्टर के साथ। और दूसरी चीज क्या है कि अगर सपोज कि एब्सिसिक एसिड की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब सपोज उसका वर्क हो गया, इसके बाद उसका ऑक्सीडेशन किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो उसका ऑक्सीडेशन किससे किया जाता है, जब एब्सिसिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है तो वो बनाता है फैजिक एसिड, PA। अब आपको ये याद रखना है कि एब्सिसिक एसिड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो फैजिक एसिड बनता है, और फैजिक एसिड से फिर 4 डाई हाइड्रोक्सी फैजिक एसिड भी बन सकता है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जब जरूरत है बन गया, जरूरत है तो काम हुआ, अगर सपोज जरूरत नहीं है तो ग्लूकोज एस्टर में चेंज हो जाएगा, और अगर उसको डिग्रेडेशन की जरूरत है तो फैजिक एसिड के थ्रू इसको डिग्रेड करा दिया जाएगा। और इस तरह से फिर ये पूरा प्रोसेस बायोसिंथेसिस का, उसके कॉन्जुगेशन और उसका ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। तो ये समझ में